आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ है मेरे साथी रवि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका स्टार समाचार की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विंध्य की खबरों से हम शुरुआत करते हैं, जहां आज सिटी स्टार, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिका में सभी में भी ये खबर है कि आज 21 तारीख है और आज से नामांकन प्रक्रिया जो चुनाव को लेकर होनी थी वो शुरू हो गई है। अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है। बिल्कुल उर्वशी, इसमें खास बात यह है कि सभी विधानसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो गया आज से। तो एक तरह से अब जो फॉर्मल प्रोसेस है चुनावों का वो कैंडिडेटों के पास आ गया है। उनको अब नामांकन दाखिल करने हैं, अपने जो भी एसेट्स हैं, संपत्ति है, उसकी घोषणा करनी है एफिडेविट के जरिए। और आप भी उसको देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर के, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है वहाँ पर, कि आखिर आपके उम्मीदवार जो हैं आपकी विधानसभा सीट के, उनके पास कितनी संपत्ति है, आपराधिक मामले कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। जी बिल्कुल। और वहीं 30 अक्टूबर तक का निर्वाचन आयोग ने समय दिया है कि 30 अक्टूबर तक 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल होंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से 3 तारीख या 2 तारीख है वापस लेने की डेट। जो नामांकन वापस लेने की डेट है 2 नवंबर तक है जी। तो नामांकन दाखिल करने के लिए जो शर्तें हैं वो चुनाव आयोग ने रखी है। उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के नामांकन फॉर्म जो हैं वो 10,000 रुपये मिलेंगे और SC/ST वर्ग को 5,000 रुपये में नामांकन फॉर्म मिलेंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की नामांकन दाखिल होंगे सभी जिला मुख्यालयों में। वहाँ पर जो टीम रहेगी वहाँ पर जाकर नामांकन दाखिल करेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को जो है अपने साथ केवल 5 लोग ही अलाउड है वहाँ ले जाने के लिए। तो ये भी देखना होगा कि जब उम्मीदवार निकलते हैं नामांकन दाखिल करने, पूरे गाजे बाजे के साथ जाते हैं माहौल बनाते हुए, तो वहाँ केवल 5 लोग अलाउड हैं। तो इस तरह से ये नामांकन का प्रोसेस जो है वो रहेगा। दूसरी उर्वशी, आप देख रहे हैं कि जब कांग्रेस के तमाम सीटें जो है डिक्लेयर हो गई हैं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो उसके बाद अब बगावत का दौर शुरू हो गया है। और विंध्य क्षेत्र के जो मैहर विधानसभा सीट है वहाँ से नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उम्मीद थी उन्हें कि उनको कांग्रेस टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस टिकट नहीं मिला है। तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी यानी VJP से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि केवल मैहर नहीं और भी सीटों पर VJP के उम्मीदवार उतरेंगे। और नारायण त्रिपाठी की पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव चिन्ह मिला है वो गन्ना और किसान मिला है। तो गन्ना और किसान के चुनाव चिन्ह वाली पार्टी जो होगी इस बार विंध्य क्षेत्र में, वो होगी VJP, नारायण त्रिपाठी की पार्टी। जी बिल्कुल। इनके भाजपा छोड़ने के बाद से ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने खुद की पार्टी बनाई है और इस तरह का चुनाव पूरे स्टेट में उर्वशी सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हो रही हैं वो विंध्य क्षेत्र में हो रही हैं। कल भी जो है वो सिद्धार्थ राज आए, रीवा पहुँचे BJP ज्वाइन करने के बाद। उनका जोरदार स्वागत हुआ है। उनकी पूरी फैमिली कांग्रेस में रही है तमाम उम्र। अब उन्होंने स्विच किया है, वो अकेले अब उस फैमिली के जो है बचे हैं राजनीति में, उन्होंने स्विच कर लिया है BJP में। तो यहाँ पर उनको BJP में जोरदार स्वागत किया गया। और ये राजेश शुक्ला जो मंत्री हैं MP गवर्नमेंट में, रीवा से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है उसमें सिद्धार्थ राज ने अपना सहयोग दिया है। जी। वहीं अगर हम एक और दल बदल की खबर की बात करें तो स्टार समाचार के फ्रंट पेज में ये खबर है कि किसी ने ठोकी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल तो कोई कपड़े फाड़ने को मजबूर हो गया है। यहाँ पर जो भाजपा को छोड़कर जो नेता कांग्रेस में गए थे और उन्हें दूसरी, जैसे ही कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई तो उसमें उन्हें टिकट दिया गया, जिसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। खासकर 10 सीटों पर विरोध है, जहाँ रीवा जिले का हमारा सिमरिया विधानसभा सीट है जहां से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो ये इन लोगों ने वहां पर जाकर दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका है और कमलनाथ के काफ़ी नारेबाजी की है। यहाँ लिखा गया है कि कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर अपना मुंडन भी कराया है, कपड़े फाड़े हैं उन्होंने, पुतला फूंका है। और ये कहना है इन कार्यकर्ताओं का कि अगर इन 10 सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो ये पार्टी को हराएंगे, ना तो पार्टी का कोई काम करेंगे, पार्टी को ये हराने का काम करेंगे। देखिए वो ऋषि, चुनाव के पहले इस तरह चीज़ें होती रहती हैं, ये बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात केवल ये है कि किस तरह से जो है ये समीकरण, जो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समीकरण बिगाड़ती है। अब इसमें से कुछ उम्मीदवार जो है जिनको टिकट कांग्रेस या BJP से मिला है, वो BSP, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस पर जाएंगे।
और उनका बेस मिला करके और इनका अगर कोई बेस है इन नेताओं का जो दावा कर रहे हैं टिकट के लिए, तो वहाँ पर एक दूसरी का खेल बिगाड़ते हैं ये। जी, वहीं स्टेट स्टार की एक खबर है विंध्य से लेकर भी है कि जेठ बहू चाचा भतीजा समधी संबंधन के बीच इस बार संग्राम होगा। जैसे कि यहाँ से रीवा से देवतलाव विधानसभा सीट से जो है कि गिरीश गौतम और उनके भतीजे पद्मेश गौतम आमने सामने हैं, उसी तरह से यहाँ सागर विधानसभा सीट से रोचक मुकाबला है, जहाँ पर सागर में जेठ और बहू जो है उनके बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहीं डबरा विधानसभा सीट पर जो है समधी और समधन के बीच लड़ाई है और देवतलाव में चाचा भतीजे की है। और वहीं हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट से भी 2 पंचवर्षीय चुनावों से देखा जा रहा है कि वहाँ पर चाचा भतीजे जो हैं वो आमने सामने हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं तो उनका कोई एक आदमी कांग्रेस में होता है, कोई बीजेपी में होता है, कोई दूसरी पार्टी में होता है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय जो है इंटरेस्टिंग रिश्तों के बीच में जो है खिंचाव रहता है और मैदान में जाकर के एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। ये देखना होगा कि पद्मेश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भतीजे हैं वो अपने चाचा के बारे में क्या कहते हैं और गिरीश गौतम खुद पद्मेश गौतम के विषय में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। वहीं दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में एक बड़ी खबर है कि धान की खराब कंपनी ने रखरखाव में नहीं बरती सावधानी, गायब ही हो गए। 2021 से लेकर अभी तक का ये मामला है। रीवा जिले से जो है कि 1,55,078.648 मीट्रिक टन में धान की जो बिक्री हुई थी धान को रखरखाव के लिए, ये है समर्थन मूल्य पर खरीदी जो धान की गई थी। 2021 में इसे एग्रीमेंट किया गया था। मेसर्स गो ग्रीन ने ली थी इसकी देखभाल की जिम्मेदारी। उसके बाद हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने 14 दिसंबर 2021 की एग्रीमेंट किया और 2022 में 21 नवंबर 2022 को नोटिस दिया गया था। वहीं आपको बताएं कि 132 करोड़ की वसूली हुई है। ये जो पूरा माना जाए कि अगर जांच में खुलासा हुआ है कि ओपन कैप में 1,31,007.28 मीट्रिक टन धान खराब हो गई है, जिसमें 106 करोड़ रुपए की धान है, जबकि 5,549.25 MT धान की कमी पाई गई है, जिसकी कीमत 25.43 करोड़ रुपए। यानी देखा जाए तो धान खराबी हुई, उसके 106 करोड़ रुपए की धान की खराबी हुई और यहाँ पर 25.43 करोड़ रुपए की धान जो है वो विलुप्त पाई गई है। वहीं इसमें कारण जो है बताया गया है, इनका कहना है कि बारिश का मौसम हुआ, बारिश हुई और इनके पास जो कैंप थी लगाने के लिए वो फट गई, जिसके कारण नीचे से सीलन आई और पूरी धान खराब हो गई है। तो ये खबर जो है कि वो दैनिक भास्कर में है क्या? जी बिल्कुल, ये दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह मिली है। और रीवा जिले से इस बार जो धान की खरीदी होने वाली है, ये खबर भी है कि धान खरीदी के लिए 69,711 किसानों ने पंजीयन करवाया है। तो ये खबर जो है घोटाले को लेकर, ये खबर सिर्फ दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में। इसमें एक और बात देखने लायक है कि किसानों को लेकर के सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि किसानों के लिए वो क्या कर रही हैं और उन्हीं की फसल के साथ ये घोटाला हो रहा है। और ये गरीबों के लिए यूज़ होती है धान, जो बाटी जाती है बाद में, गरीबों को अनाज बांटा जाता है तो उसके लिए यूज़ होती है प्रोसेस करने के बाद। तो आप देखिए किस तरह से जो है ये भी एक ठेका कंपनी ने किया है। तो ठेकेदारों के साथ ऐसा नहीं कि ठेका कंपनी ने अकेले कर लिया होगा, इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत होगी। इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। 2021 से अब 2023 है और अब जाकर ये बात सामने आई है कि 2021 से 2022 तक उस धान का क्या हुआ, उसकी जांच परीक्षण के लिए कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल जी। वहीं दैनिक भास्कर की रीवा फ्रंट पेज में एक खबर है, जिस खबर की चर्चा हम आपसे पहले भी कर चुके हैं कि जो सुहागी पहाड़ का हाईवे है, रास्ता है, वो गड्ढों में तब्दील हो गया है। ओवरलोड वाहन जो है वहाँ का 40 टन के आसपास उसकी जो क्षमता है, लेकिन वहाँ से दुगने की मात्रा में ओवरलोड करके वाहन निकलते हैं, जिसकी वजह से सड़कों का ये हाल हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हाईवे है उसका ये हाल है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर सुहागी पहाड़ हादसों का डेंजर जोन बन चुका है। यहाँ आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सीधी बस हादसे के बाद घाटियों पर सर्वे कराकर दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में आवश्यक उपाय किए गए, लेकिन इसके बाद भी सुहागी पहाड़ का जो हाईवे है उसकी मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ ब्रेकर पर भी लिखा गया है कि कारगर ब्रेकर पर फिसल जाते हैं बाइक। सर्वे के बाद कुछ रोकथाम हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
इसमें डबल भ्रष्टाचार है उर्वशी, जो हम देख पा रहे हैं। जी एक तो रोड की क्वालिटी जो है वो ख़राब है, वो दब गई, बनने के बाद तुरंत बाद उसमें ट्रक चले और दब गई। दूसरा भ्रष्टाचार ये है कि यहाँ से जो आसपास के खदाने हैं वहाँ से ट्रक निकलते हैं, वो ओवरलोड होते हैं। जितनी क्षमता है, जितना उनको रखना चाहिए, अपना लोड रखना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा वो लेकर के जाते हैं। तो जाहिर तौर पे ये पहले रोड में करप्शन हुआ है, उसके बाद ये करप्शन चल रहा है कि आपका जो संसाधन है, जो खनिज है, वो ले जाया जा रहा है और वो भी ज़्यादा ले जाया जा रहा है। जितनी परमिशन है उससे कई गुना ज़्यादा ले जाया जा रहा है। तो ये दोहरे करप्शन का मामला है। जी। वहीं सिटी आसपास में एक नई गढ़ी का वार्ड 10 है, नगर का वार्ड 10 चिकना मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ पर मार्ग विहीन बसाहट, जहाँ बहु बेटियों को घरौंदे तक आने जाने नहीं मिलते वाहन, यानी कि अगर वहाँ किसी को जाना हो, अपने घर भी जाना हो बाहर निकलने के बाद, तो उन्हें वाहन तक नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन ये इलाका अभी भी विकास के लिए इंतज़ार कर रहा है। यहाँ लिखा गया है कि जनता को परेशानी, उन्हीं की जुबानी यहाँ पे कुछ बातें भी कही गई हैं लोगों की। आज भी झुग्गी झोपड़ी का सहारा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये अभी आवास से बहुत दूर है। यहाँ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में लोग निवास करते हैं, रास्ते नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए, पानी की किल्लत है। तो ये हाल दिखा रहा है विकास का कि आखिर विकास जो है कैसे हुआ है, गरीब तक पहुँचा नहीं है। हमने रिपोर्ट्स की हैं गरीबी पे भी और रोज़गार पे भी की हैं, किस तरह से योजनाएं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं और बीच में ही जो है कहीं गायब हो जाती हैं। तो अभी वक्त है आपके लिए कि आपका जो हक है, जो आवास मिलने थे आप लोगों को, वो नहीं मिले हैं, उस हक को आप मांगिए, सवाल पूछिए और हमारे वो वीडियोस जो है उनको ज़रूर देखिए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें अपनी राय भी दीजिए और इस तरह के हम किन मुद्दों पे काम कर सकते हैं। जी। वहीं 14 नवंबर इसमें पत्रिका में एक खबर है युवाओं के लिए, जो सरकार की अग्निवीर योजना है उसको लेकर के पूरे प्रदेश से के 37 जिलों से लगभग 2057 युवा जो है अग्निवीर बन चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। और ये पहली बार हुआ है कि ये जुलाई सितंबर में जलपुर में भर्तियाँ हुई, रैलियाँ हुई थी और इसमें विभिन्न क्षेत्र के भी युवा हैं जो उनकी भर्ती हुई है और ये लोग अब जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए और ये अग्निवीर बनेंगे। आप भी अगर अग्निवीर बनना है आपको, तो आप भी प्रॉपर तैयारी कीजिए, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, मॉड्यूल क्या है, उसको आप सर्च कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अग्निवीर कैसे बनना है उसको लेकर के एक ट्यूटोरियल दें हम, और साथ में आपका अगर कैसी ज़रूरत है किसी मेंटर की, हैंड होल्डिंग की, तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जी। तो ये थी हमारी प्रादेशिक और विंध्य की खबरें। अब हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में जो खबर है मिनी बुलेट ट्रेन को लेकर, तो देश की पहली रैपिड ट्रेन जो है नमो भारत लॉन्च कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटे में ये सफ़र करेगी। लिखा गया है कि देश को पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। अभी गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहराई डिपो के बीच 5 स्टेशन में यह सेवा शुरू हो रही है। 17 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी होगी। हर स्टेशन पर हर 15 मिनट में ट्रेन मिलेगी और 30 सेकंड का स्टॉपेज रहेगा। किराया कितना होगा इसका? जी, किराया यहाँ दिया गया है कि महिलाओं के लिए अलग कोच होगा, 50% महिला स्टाफ होगा, किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों पर रैपिड लाइन जो है उसकी कनेक्टिविटी रहेगी। ट्रेन में 6 कोच होंगे। एंट्री के लिए हाई टेक ऑटोमेटिक गेट्स हैं, ओवरहेड लगेज रेज। ये रही इस ट्रेन की जो खासियत है वो यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं रैपिड ट्रेन के लिए 8 रूट की पहचान है। जी। वहीं अगली खबर जो हमारी है वो गगनयान को लेकर है। गगनयान का आज पहला परीक्षण होने जा रहा है। यहाँ दैनिक भास्कर की जो एक पतली सी लेयर कहा जाए वहाँ पर इस खबर को लिखा गया है कि आज आसमां में हमारा गगनयान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक और परीक्षण करने जा रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी शनिवार को गगनयान मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजने का पहला परीक्षण करेगी। यहाँ लिखा गया है कि सफल परीक्षण 3 और परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद 2024 में पहला अनमैन्ड मिशन यानी ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। 2025 में 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर
पृथ्वी की निचली कक्षा में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान संभव होगी। यानी आज से परीक्षण शुरू हो रहा है, 3 बार परीक्षण होगा। 2024 में भी ह्यूमन रोबोट को भेजा जाएगा, उसके बाद 2025 में जो है वो सफल तरीके से इसको सफल माना जाएगा। तो ये परीक्षण जो है ये क्रू एस्केप सिस्टम का है जी। इसमें ये टेस्ट किया जाएगा कि जब रॉकेट से अलग होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे, जब रॉकेट से अलग होकर के जाएगा तो उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी चंद्रमा पर। तो ये उसकी टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग अभी पहली बार आज अभी हो रही है, इसके बाद फिर आगे भी 2 बार और होगी और सफल परीक्षण होने पर ही इसके बाद गगनयान को लॉन्च किया जाएगा और पहली बार भारत जो है इसरो जो है वो अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजेगा। जी बिल्कुल। वहीं एक बड़ी खबर है जो दैनिक भास्कर के छोटे से 2 कॉलम में दी गई है कि सीवेज सफाई में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे जज ने जो है फैसला लिया है। पिछले 5 साल में देश में करीबन सीवेज टैंकर में साफ करते हुए 347 लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी बिल्कुल। और यहाँ लिखा गया है कि 30-30 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि जो ये सीवेज क्लीनिंग है इसके लिए ऑटोमेटिक जो टेक्निकल है हमारे देश में उसको लाया गया है कि उससे काम किया जाए, उसके बाद भी सीवेज क्लीनर हो रहे हैं। तो जज ने 30-30 लाख का मुआवजा देने को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक नोट जारी किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की जो लापरवाही देखने को मिल रही है इसके लिए वो सख्त हुए हैं, उन्हें कार्यवाही करने के लिए कहा गया है कि इस तरह की अगर अब कोई यहाँ लिखा गया है कि जो मैला धोने की प्रथा है उस पर रोक लगाने के लिए बात कही गई है। बिल्कुल। उर्वशी, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो है हमारे देश में याद किया जाता है कि महिलाएं जो है कितनी सशक्त हैं। उसको लेकर के पत्रिका में एक पूरा रिसर्च छपी है। ये रिसर्च बताती है कि महिलाओं की भागीदारी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बढ़ी है और लगभग 4 गुना बढ़ गई है। ये जो 1-1.5 दशक से 2% थी अब वो 8% हो गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाएं जो हैं अब 8% तक पहुँच गई, उनकी भागीदारी हो गई है। किन सेक्टरों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं? आईटी और आईटी सर्विसेज में हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं, वहाँ पर लगभग 34% महिलाएं काम करती हैं। ऑयल और गैस पावर में लगभग 25% जो वर्कफोर्स है महिलाओं की है। फाइनेंस में ये भी यही आंकड़ा 23% के आसपास का है। फार्मा हेल्थ केयर में 17% है और मेटल एंड माइनिंग में ये आंकड़ा कम होकर के 9% हो जाता है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं जहां सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, जहां उनके वर्कफोर्स में महिलाएं हैं, तो SBI कार्ड्स में लगभग 51% मतलब 52% के आसपास महिलाएं हैं और मैक्स हेल्थ केयर में 47% महिलाएं हैं। इंडिगो में 44%, फेडरल बैंक में 41% और इन्फो एज इंडिया में 40%। जिन सेक्टर्स में सबसे कम महिलाएं हैं, जिन कंपनियों में, वो बताते हैं आपको। अदानी पावर में 0.6% महिला कर्मचारी हैं, भारत फोर्ज में 1.9%, अदानी पोर्ट्स में 2.8%, वरुण बेवरेजेस में 3%, डाबर इंडिया में 7% ही महिलाएं काम करती हैं। तो आप देखेंगे कि जो देश की टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें से लगभग 26% महिलाएं हैं जो उसके वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और प्राइवेट कंपनियों के कुल लेबर फोर्स में 26.1% और सरकारी कंपनियों में 24% महिलाएं काम कर रही हैं। जो बहुत अच्छी बात है उर्वशी की, महिला वर्कफोर्स जो बढ़ रहा है। जैसे विंध्य क्षेत्र की बेटी है अवनी, वो एयरफोर्स पायलट है, फाइटर पायलट है। तो अपने आप में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से एक ऐसा नाम है, ऐसा चेहरा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। जी, तो ये रही हमारी नेशनल खबरें, बिजनेस की खबरें और अब हम बढ़ते हैं हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो स्पोर्ट्स स्टार में ये खबर दी गई है, पूरा पेज ये स्पोर्ट्स का है। यहाँ पहली हेडलाइन जो है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से शिकस्त दी है। ये पाकिस्तान का दूसरा मैच है जो पाकिस्तान हारा है। एक पहले भारत शनिवार को जो मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाए हैं। शाहीन ने 5 विकेट लेकर अपने टीम के लिए खेला है। यहाँ लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने पाकिस्तान को 62 रनों से हराया है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडर बोर्ड में 4थे नंबर पर आ गई है। वहीं दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, जो कि हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पहले नंबर पर लीडर बोर्ड में न्यूजीलैंड को ही देखा जाए। इसमें वैसे बदलाव होगा उस दिन जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच है, यानी संडे को, कल रविवार को भारत न्यूजीलैंड का मैच धर्मशाला में है।
तो अब दोनों ही टीमें जो है 4-4 मैच जीत चुकी हैं, दोनों के अंक बराबर हैं। बस केवल जो नेट रन रेट का फ़र्क है उसमें कल के मैच के बाद तय हो जाएगा कि नंबर 1 टीम कौन सी होगी। जी, वहीं एक विंध्य क्षेत्र को भी लेकर एक बड़ी खबर है स्पोर्ट्स में कि सतना के अनुज ने टेनिस बॉल क्रिकेट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये बड़े गर्व की बात है अगर देखा जाए कि ये सतना जिले की पावन धरा आज भी गौरव हुई है, जहां पर बॉयल लेटरल सीरीज टेनिस बॉल क्रिकेट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये जो है सतना जिले के अनुज कुमार हैं, खेल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित बॉयल लेटरल सीरीज इंडिया बनाम श्रीलंका उक्त सीरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में भी युवा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले भी हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में जो है वो खिलाड़ी निकले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। जी, वहीं पर है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का शेड्यूल जारी हो गया है। 2 दिसंबर से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं टूर्नामेंट के। तो अब कार्टून की बात करें उर्वशी। जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर में आज एक खास है, आज फनी वार है लिखा करके, एक पूरी तरह से मिमिक्री कह सकते हैं ये। तो यहाँ पर जो एक सज्जन है वो नेता से कहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, उसे हाथ में लेकर कहते हैं कि दोस्त आपके चुनाव चिन्ह में ही दोष है। उसके बाद नेताजी पूछते हैं कैसे, तो उनका कहना है कि पंजे में सभी उंगलियां अलग अलग साइज की होती हैं। और आगे फिर इन्होंने कहा है कि पार्टी की स्थिति भी लगभग वैसी ही, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी वैसी ही है। अब देखो मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र ला चुकी है, वहीं राजस्थान में अभी पहली लिस्ट तक नहीं आई है। एक और कार्टून मैं देख रहा हूँ उर्वशी, ये भी काफ़ी मज़ेदार कार्टून है जी, कि पुलिस वाला वायरलेस पे मैसेज कर रहा है। एक दलित बस्ती में खड़ा है वो, और साथ में उसके सामने कार है जिसमें नेताजी चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। तो मैसेज कर रहा है अपने अधिकारी को कि सारे दबंग चुनाव में व्यस्त हैं सर, दलित उत्पीड़न की संभावना नहीं है। जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती है आपके क्षेत्र में। हमने पहले भी कई मामले देखे हैं, एक पेशाब कांड हमने देखा है, और उसके अलावा जो है वो आदिवासियों के साथ मारपीट के भी वीडियोस इस तरह के आते रहे हैं। तो अभी आप इस कार्टून के मुताबिक अभी सभी दलित जो है सुरक्षित हैं, क्योंकि सारे दबंग जो है चुनाव में व्यस्त हैं। जी बिल्कुल। तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। हम हर रोज़ आपके साथ आते हैं इसी तरह मुख्य अखबारों की खबरों का विश्लेषण लेकर। बने रहिए हमारे साथ, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई जन मुद्दे हों, आपकी कोई समस्याएं हों, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। हम किसी भी तरह के जन मुद्दों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।